वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए टेस्ट नंबर 372 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। और आज हो गई है 3 जून 2020 और 2 दिन बाद यूपीएससी डिसाइड करेगी कि एग्ज़ाम कब होना है, 1 महीने के अंदर में होना है या 1.5 महीने या फिर कोई दूसरी डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ढील मत देना, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, इन सारे के सारे टेस्ट का रिवीजन कर डालिए और ख़ुद से ही पढ़ते रहिएगा। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहे काला पानी ट्राई जंक्शन किन देशों के बीच में स्थित है? न्यूज़ में है काला पानी ट्राई जंक्शन किन देशों के बीच सीमा विवाद है ये? पाकिस्तान चीन नेपाल, भारत चीन नेपाल, भारत चीन पाकिस्तान, भारत भूटान और नेपाल। तो काला पानी ट्राई जंक्शन भूटान के साथ तो है नहीं विवाद, पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं है और ना ही तो पाकिस्तान जहाँ जहाँ उसका एलिमिनेट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत चीन और नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए काली नदी के उद्गम स्थल वाले क्षेत्र काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर में फैला एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। महत्वपूर्ण है। इसे भारत चीन और नेपाल का ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है और भारत इसे जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा बताता है, वहीं जो नेपाल है ना, इसको धारचूला का हिस्सा बताता है। तो आपको याद रखना है कि काला पानी ट्राई जंक्शन जो सीमा विवाद है भारत चीन और नेपाल। और थोड़ा डीप जाएगा तो इतना कर सकता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा बताता है भारत इसको, और नेपाल इसको धारचूला। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में रहे 8 फिंगर्स किस क्षेत्र से संबंधित है? 8 फिंगर्स किस क्षेत्र से संबंधित है? पेंगोंग लेक लद्दाख, या फिर शो मिरिरी लेक जम्मू कश्मीर, डल लेक जम्मू कश्मीर, या पेंगोंग और शो मिरिरी दोनों। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पेंगोंग लेक लद्दाख की। तो देखिए इस पर चर्चाएं हो रही हैं कई दिन से। हाल ही में लद्दाख में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। देखिए LAC पर 2 जगह एक्शन पॉइंट हैं। 5 मई को हुआ क्या? पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास तकरीबन 250 चीनी और भारतीय सैनिक आपस में भिड़ गए तो इनमें से दोनों तरफ से जो है 100 सैनिक घायल हो गए। अब देखिए झील का जो उत्तरी किनारा है किसी हथेली के समान है, हथेली के जैसा है। इसमें 8 हिस्से हैं जिन्हें आर्मी क्या बोलती है? फिंगर्स कहती है। आर्मी अपनी भाषा में फिंगर्स कहती है। अब भारत के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 8वीं फिंगर से शुरू होती है, जबकि चीन कहता है कि ये दूसरी से शुरू होती है। तो ये मुद्दा है, इसको याद रखना है। 8 फिंगर्स का संबंध पेंगोंग लेक लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में श्रम कानून के संदर्भ में संदेश देने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? किस संधि के तहत बना था ILO? ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन। देखिए IMF वर्ल्ड बैंक बने थे इसके तहत। तो जिनेवा कन्वेंशन भी नहीं है। मिनेमाता कन्वेंशन पारे की विषाक्तता से संबंध रखता है। वर्साई की संधि 1919, ये करेक्ट है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका है हेडक्वार्टर। तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विभिन्न राज्यों द्वारा श्रम कानून में फेरबदल और निलंबन पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए इस मामले में राज्यों को स्पष्ट संदेश भेजने और प्रभावी सामाजिक संवाद कायम करने के लिए भी कहा है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तय करती है। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनूठा त्रिपक्षीय ढांचा है जिसमें सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधि एकजुट होते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के तहत राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षा कारणों से किस दवा के क्लिनिकल ट्रायल पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्या है इसका उत्तर? एस्प्रिन नहीं है,
पैरासीटामोल नहीं है। स्टाइरिन तो एक गैस है ना, जो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में लीक हो गई थी। इसका उत्तर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQ। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत में तैयार होने वाली मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसका नाम याद रखना, मलेरिया के उपचार में यूज़ होती है। HCQ के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी है। दरअसल देखिए, WHO ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोविड-19 के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया है। उससे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में दुनिया भर के रिसर्च प्रकाशित करने वाली मशहूर पत्रिका द लैंसेट ने एक शोध रिपोर्ट प्रकाशित कर दावा किया था कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल आने वाली जो दवा है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ से फ़ायदा मिलने का कोई सबूत नहीं मिला है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस भारतीय मूल के आविष्कारक को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने हेतु प्रतिष्ठित इन्वेस्टर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया है? क्या नाम है इनका? इन्वेस्टर ऑफ ईयर पुरस्कार किस भारतीय मूल के आविष्कारक को मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने हेतु? राजीव जोशी। किसको मिला है? राजीव जोशी। तो भारतीय मूल के अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान करने के लिए प्रतिष्ठित इन्वेस्टर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया। राजीव जोशी ने कई आविष्कार किए हैं और अमेरिका में उनके नाम 250 से अधिक पेटेंट दर्ज हैं। वह न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन शोध केंद्र में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आर्थिक अपराधी निहाल मोदी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से चर्चा में रहे इंटरपोल की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, हाल ही में निहाल मोदी के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर जारी किया है इंटरपोल ने। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय है कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में नहीं, हेग नीदरलैंड में नहीं है, लियोन फ्रांस में है। लेकिन जो स्थापना की गई थी ना 1923 में की गई थी, तो उत्तर ए हो जाएगा इसका। तो देखिए, इंटरपोल ने हुआ क्या, मुद्दा क्या है? इंटरपोल ने भारतीय एजेंसियों के आग्रह पर भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को फिर से सार्वजनिक किया है। निहाल ने इंटरपोल द्वारा इसे जारी किए जाने के खिलाफ पिछले वर्ष अपील की थी, लेकिन हाल ही में उसकी जो अपील है उसको नामंजूर कर दिया गया, जिसके बाद इसे सार्वजनिक किया गया है। अब देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के बीच समन्वय का काम करती है। इंटरपोल उन देशों के बीच समन्वय का काम करता है जो इस संस्था के सदस्य हैं। इंटरपोल की स्थापना का विचार सबसे पहले 1914 में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में रखा गया और उसके बाद इंटरपोल की स्थापना आधिकारिक तौर से 1923 में की गई। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इंटरपोल निम्नलिखित में से कौन से नोटिस जारी करता है? रेड कॉर्नर नोटिस, पीला कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, रेड कॉर्नर नोटिस तो होगा ही होगा, क्योंकि अभी इसके खिलाफ जारी किया गया निहाल मोदी के। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि एक उत्तर इसमें होगा ही होगा। ब्लैक कॉर्नर नोटिस भी इसमें होता है, ब्लू कॉर्नर नोटिस भी इसमें होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा क्या? बी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें पीला येलो कॉर्नर नोटिस भी होता है। 8 प्रकार के नोटिस होते हैं इसमें, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के बीच समन्वय का काम करती है। इंटरपोल उन देशों के बीच समन्वय का काम करती है जो इस संस्था के सदस्य हैं। इंटरपोल के प्रधान सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो और अधिकृत संस्थाओं के निवेदन पर 8 तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। ये नोटिस इंटरपोल की 4 आधिकारिक भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश में प्रकाशित किए जाते हैं। अब देखिए, इस तरह के नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मकसद सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है, ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोए हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ये नोटिस निम्नलिखित हैं। कौन कौन से?
रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस, पर्पल कॉर्नर नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस, ऑरेंज कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस, और साथ ही में इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना, इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो कलर है और एक थोड़ा अलग है, इन सबको याद रखिएगा। ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन। देखिए रेड, ग्रीन और ब्लू तो हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया, येलो भी कर लीजिए, ब्लैक भी ले आइए। पर्पल और ऑरेंज को आपको याद रखना है, और ये याद रखना है आपको इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चंबा में सुरंग के उद्घाटन से चर्चा में रहे चार धाम परियोजना के तहत किन तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ना प्रस्तावित है? कौन कौन से हैं वो तीर्थ स्थल? यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ। तो बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री धाम भी है, यमुनोत्री धाम भी है, ये सारे के सारे हैं, डी है इसका उत्तर। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार धाम परियोजनाओं के तहत सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। इसलिए न्यूज़ में है ये। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दिसंबर 2016 में चार धाम राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क है, वो राष्ट्रीय लिखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क परियोजना ऑल वेदर रोड का उद्घाटन किया था 2016 में। इसके तहत यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के 889 किलोमीटर के हिस्से तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा वाले इसके कुछ हिस्सों के विकास और उसको बेहतर बनाने का काम जो है वो किया जाना है। तो इसका जो है उद्घाटन किया है अभी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। तो स्टार्ट है ये। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। विध्वंसकारी टिड्डियों का हमला। अभी हाल ही में पाकिस्तान से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा होते हुए मध्य प्रदेश तक टिड्डियों का जो है तांडव कर रहा है। टिड्डियाँ तांडव कर रही हैं मध्य प्रदेश तक। टिड्डियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि आपको कौन सा करेक्ट होगा। देखिए टिड्डी एक प्रकार के बड़े उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं। उष्णकटिबंधीय हैं, शीतोष्णकटिबंधीय हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय हैं ये। इनके पास उड़ने की बेमिसाल क्षमता होती है और सामान्य तौर पर ये हर रोज़ 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट भी। एक वयस्क टिड्डी प्रतिदिन अपने वजन के बराबर भोजन करती है, यानी 2 ग्राम वनस्पति खा सकती है। तो हज़ारों की संख्या में फसल उड़ा देते हैं ये। तो सारे के सारे डी है इसका उत्तर। तो देखिए टिड्डी एक तरह के बड़े उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं। इनके पास उड़ने की विशाल क्षमता होती है। देखा जाए तो सामान्य तौर पर ये हर रोज़ 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। भारत में टिड्डियों की प्रजातियों के बारे में आपको बताएं तो इनमें रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी जैसी प्रजातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। ये ग्रीन टिड्डा तो आपने देखा होगा घरों में गर्मियों में। ये जो ट्री टिड्डी है ना, हरी वाली। देखिए दरअसल टिड्डियों में ये समूह मुख्य रूप से वनस्पतियों के लिए जो है ये बड़ा खतरा होते हैं। एक वयस्क टिड्डी प्रतिदिन अपने वजन के बराबर भोजन यानी 2 ग्राम वनस्पति खा सकती है। दरअसल टिड्डियों के ये समूह दिन के दौरान उड़ते रहते हैं और रात के वक्त में क्या करते हैं, खेतों में ही रुक जाते हैं। ऐसे में टिड्डियों के इन समूह को भगाना काफ़ी दुर्लभ हो जाता है, जो कि खेती करने वाले किसानों के लिए बेहद जटिल समस्या है। अब रात में खेतों में रुक गए तो रात में सफ़ा चट कर देंगे आधा खेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। न्यायिक सेवाओं के संदर्भ में चर्चा में रहे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है एवं इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में है और इसको जोड़ा गया था 315 तो होगा नहीं, एलिमिनेट करो, 61 भी नहीं होगा, 316 भी नहीं, इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा इसको, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। क्यों पूछा गया प्रश्न? क्योंकि हाल ही में जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, अखिल भारतीय सेवाओं जो अधीनस्थ न्यायालय है उनमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा करना चाह रही है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 312 में जो है ये हैं अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर अच्छा पूछा जाए अखिल भारतीय सेवा है कौन कौन सी, तो IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन सर्विस नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कोविड-19 के संदर्भ में चर्चा में रहे चीन की वेट वुमेन क्या है? किसको कहा जाता है चीन की वेट वुमेन? सी झोंगली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर, सी झोंगली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर, या फिर ली चिंग वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर? तो ये डायरेक्टर तो है नहीं, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं। कहाँ की ये हैं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर। इनका नाम है सी झोंगली। इनको कहा जाता है वेट वुमेन। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि कुछ जानवर जैसे कि चमगादड़, इनके अंदर कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस मौजूद हैं, इनके ऊपर विस्तृत रिसर्च होनी चाहिए, ये है इनका कहना, इसलिए न्यूज़ में है। तो देखिए चीन की वेट वुमेन के नाम से मशहूर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर सी झोंगली ने कहा है कि चमगादड़ जैसे जंगली जानवरों में कोरोना जैसे कई ज़्यादा खतरनाक वायरस मौजूद हैं, और अगर समय रहते उनका पता नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में दुनिया को इस तरह की और महामारी का सामना करना पड़ सकता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वही लैब है जहां से कोरोना के फैलने की बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2024 से लेकर 25 तक समग्र मत्स्य उत्पादन एवं प्रतिवर्ष औसतन वृद्धि दर कितनी निर्धारित की गई है? इसको याद रखिएगा। कितनी हो सकती है इनमें? 500 लाख मीट्रिक टन, कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? 100 मीट्रिक, इससे तो ज़्यादा ही है। 220 लाख मीट्रिक टन और 9%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2024 से लेकर 25 तक समग्र मत्स्य उत्पादन में प्रतिवर्ष औसत वृद्धि दर कितनी निर्धारित की गई है? 220 लाख मीट्रिक टन और 9%। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। FAO के द्वारा रेगिस्तानी टिड्डी की चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों के समूह को कहा जाता है? इनका खतरा इधर हो सकता है। अब बताइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मेडागास्कर तो है नहीं, मोजाम्बिक भी नहीं है, सूडान कहाँ लिखा है? सूडान ये भी नहीं है, तो इससे ही सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है। सीड है इसकी ट्रिक, शीड। जिबूती को डी से लिखते हैं, याद रखिएगा। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। जिबूती को डी से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया? जनरल बिपिन रावत, फ्लाइट कमांडर अभिमन्यु वर्धमान, या फिर मेजर सुमन गवानी, इनमें से कोई और? देखिए हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया? उसका नाम है मेजर सुमन गवानी, ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसको मिला? मेजर सुमन गवानी को। तो ये 14 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 371 या 2 जो भी था ये, वहाँ तक पहुँच सकते हो। इन सब का रिवीजन कर डालिए समय निकाल कर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। UPSC सिविल सेवा प्लेलिस्ट के नाम से, 2020 प्लेलिस्ट के नाम से।